नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह भारतीय राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति पर चर्चा करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, क्योंकि भारत के अंतर्गत संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्र के दो प्रधान होते हैं, एक तो नाम मात्र का, दूसरा वास्तविक। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का अध्यक्ष है, जबकि वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास है। तो जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक प्रधान है कार्यपालिका का, जबकि कार्यपालिका का जो नाम मात्र का प्रधान है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक हैं। ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का जो सबसे आदर्श उदाहरण है वो ब्रिटेन को माना जाता है। ब्रिटेन में भी कार्यपालिका के दो प्रधान हैं, एक नाम मात्र का है जिसे राजा की संज्ञा दी गई है, वास्तविक हैं वो वहां भी प्रधानमंत्री हैं। तो भारत में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है और यहाँ पर भी कार्यपालिका के दो प्रधान हैं। जो राष्ट्रपति है उसे नाम मात्र का प्रधान माना गया है और वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास केंद्रित है। वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण वो तो और होता है कि जो कार्यपालिका है उसका चुनाव संसद में से अर्थात व्यवस्थापिका में से होता है। उदाहरण के लिए भारतीय संदर्भ में बात करें तो जो प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्रिपरिषद का जो चुनाव है वो भारत की संसद अर्थात व्यवस्थापिका में से ही होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। यदि कार्यपालिका सही तरीके से कार्य न करे तो संसद उसे हटा सकती है। भारत में यदि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सही रूप से अपने कर्तव्य का पालन न करे तो संसद उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। संसद के जो निम्न सदन है लोकसभा, उसके पास ये शक्ति है कि वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए और उसे यदि मंत्रिपरिषद संविधान के अनुसार नियमानुसार कार्य न करे तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे हटा दे। तो इस प्रकार ये संसदात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। भारत में भी ब्रिटेन की भांति संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। जो भारतीय राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 5 में है। मैं बता चुका हूं पूर्व में कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की विवेचना है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना है, संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों की विवेचना है, संविधान का जो भाग 5 है जो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है उसमें सबसे पहले अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक के हम जो प्रावधानों की बात करें तो वो उनका जो संबंध है वो राष्ट्रपति से है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति के अलावा जो केंद्रीय कार्यपालिका है जिसमें राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद आएगी उनकी भी इसमें विवेचना की गई है। इस प्रकार अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक भारत की केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 से हमारे जो केंद्रीय संसद है उसके बारे में विवेचना शुरू हो जाती है। तो संविधान के 5 भाग जिसका प्रारंभ अनुच्छेद 52 से होता है और अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो राष्ट्रपति है वो भारत का राज्याध्यक्ष है, राज्य का अध्यक्ष है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश निकलते हैं उन पर जो अंतिम स्वीकृति है या अर्थात जो मंत्रिपरिषद द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर जो अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति की होती है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश का अध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष है, वो भारत का प्रथम नागरिक है और अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इसमें कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं और जो अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करेगा।
तो यह अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो हमारे देश की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन को बताया गया है। अनुच्छेद 54 पर आगे बढ़ने से पहले अनुच्छेद 53(2) में और एक विशेष बात है जिसका यहाँ उल्लेख करना जरूरी है। अनुच्छेद 53(2) में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का प्रधान होगा। तीनों सेनाओं का जो प्रधान सेनापति है वो राष्ट्रपति को माना गया है। फिर हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 54 की। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग है भारत का, वो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को संपादित करता है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया में जो हमारी संसद के दोनों सदन हैं, हमारी संसद जो केंद्रीय संसद है उसके 2 सदन हैं। जो निम्न सदन है वो लोकसभा है और जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है। तो जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें जो हमारी जो केंद्रीय संसद है उसके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जितनी भी राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा 70वें संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ उसके द्वारा एक अतिरिक्त प्रावधान इसमें जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया है कि जो दिल्ली और जो पांडिचेरी, जिनकी अपनी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं लेकिन अपनी इनकी विधानसभाएं हैं, तो इनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इस चुनाव में भाग लेंगे। इस प्रकार जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें हमारी जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और जो पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अर्थात इसमें हम बात करें तो जो लोकसभा में जो 2 मनोनीत सदस्य हैं वो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस जिनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा वो इसमें भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनयन होता है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राज्यों के संदर्भ में जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी इसमें भाग नहीं लेते। विधानसभा में यदि किसी सदस्य का मनोनयन है तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। इन चुनावों में केवल लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। निर्वाचन किस तरीके से होता है? जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। इसका क्या तात्पर्य है ये भी जानना जरूरी है। आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति है इसके अंतर्गत जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। हमारे और जितनी भी जो सामान्यतः जब विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है या लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसकी चुनाव जीतने की पद्धति अलग है। इनमें क्या होता है कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वो जीत लिया माना जाता है, जो सबसे आगे है वो जीता माना जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है वो अलग तरीके की है। यहाँ राष्ट्रपति को जो उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होना चाहता है उसे जीतने के लिए मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त होना जरूरी है। कोटे का तात्पर्य क्या है कि जितने कुल वैध मत पड़े, जितने कुल वैध मत आए उसमें निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में 1 जोड़ना है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो जितने कुल वैध मत पड़ेंगे उसमें निर्वाचित प्रतिनिधि 1 है क्योंकि राष्ट्रपति है वो, उसमें 1 और जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 हो गए। तो कुल वैध मतों में 2 का भाग देना है और जो परिणाम आए उसमें +1 जोड़ देना है। तो कुल जो कोटा
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत कैसे निकाला जाता है? कुल वैध मतों की संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 जोड़ना है और जो परिणाम आए उसमें प्लस 1 जोड़ देना है। ये एक निश्चित कोटा है। इस कोटे का प्रयोग भी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में किया जाता है। अब कोटा तय कर लिया। अब भारत में हम बात करें तो जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो न केवल संघ का अपितु राज्यों का भी प्रधान है। राज्य मतलब प्रांत, वो प्रांत का भी, उसमें प्रांतों की भी भागीदारी है और संघ की भी भागीदारी है, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। इस रूप में ये राष्ट्रपति का जब निर्वाचन प्रक्रिया स्थापित की गई तो ये उसमें तय किया गया कि इसमें संघ और प्रांत दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, दोनों को लगना चाहिए हमारी उसमें समान भागीदारी है। इसलिए जब राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को तय किया गया तो इसमें संघ और प्रांत दोनों की समान भागीदारी को भी तय किया गया, उनके समान अनुपात को स्वीकार किया गया। उनका जो प्रतिनिधित्व है वो प्रांतों का और संघ का वो समान होना, उसका जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले इस चूंकि संघ के और प्रांतों के प्रतिनिधित्व में अनुपात में समानता होनी चाहिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रांत है जिसे सामान्य भाषा में हम राज्य भी बोलते हैं, उनमें विधानसभा सदस्यों का अनुपात उनका सबसे पहले निकाला जाता है। जैसे सबसे पहले एक राज्य में विधानसभा सदस्य का हमें मत मूल्य ज्ञात करना है। अब दूसरी बात मैं आपको एक बात और बोलना चाह रहा हूं कि जितने अन्य जो चुनाव होते हैं सामान्यतः वहां पर हर एक व्यक्ति का एक वोट माना जाता है और उसके वोटों के आधार पर गिनती कर ली जाती है। लेकिन चूंकि जब राष्ट्रपति का चुनाव है और वहां पर यदि एक मतदाता की कीमत यदि एक वोट मानी जाए तो यहाँ पर प्रांतों का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उसकी तुलना में संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसकी संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर अनुपात प्रांतों की दिशा में अधिक मुड़ जाएगा। तो इसलिए इसको बराबर करने के लिए इनका मतों का मूल्य निकाला जाता है। मतों की तुलना में मतों के मूल्य के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ताकि प्रांतों की जो विधानसभा के सदस्यों का जो मत मूल्य है वो संघ की जो संसद है उनके जो निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य के बराबर हो। तो मत मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम एक राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका मत मूल्य निकालते हैं। ये मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले उस राज्य की जो जनसंख्या है, हमें अब एक राज्य की जो विधानसभा है उसके एक जो सदस्य है उसका मत मूल्य निकालना है सबसे पहले। इसके लिए क्या करते हैं, उस राज्य की जनसंख्या में उसके जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उसका भाग देते हैं और इसके अलावा उसमें 1000 का भाग और दे दिया जाता है। इस प्रकार राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य से चुने जाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या इंटू 1000, अर्थात उस राज्य की जनसंख्या में पहले निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या जो चुनी जानी है उनका भाग दे दिया जाता है और जो परिणाम आए उसमें 1000 का भाग और देने पर जो परिणाम आएगा वो उस राज्य की विधानसभा के जो सदस्य है उसका एक सदस्य का विधायक मूल्य होगा, मत मूल्य होगा। यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो यहाँ जो राजस्थान की विधानसभा के जो एक विधायक का जो मूल्य है वो 129 है, जबकि सर्वाधिक जो मत मूल्य वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जहाँ एक विधायक के जो मत का मूल्य है वो 208 है, जबकि जो न्यूनतम जो मत मूल्य वाला जो राज्य है वो है सिक्किम, जिसमें उस राज्य के जो विधायक का जो मत मूल्य 7 है, ओनली 7। अब हम जब ही सब राज्य के विधायकों का मत मूल्य निकाल लेंगे, उदाहरण के लिए हमने एक विधायक के मत का मूल्य निकाल लिया राजस्थान के संदर्भ में, एक जो विधायक का जो मत मूल्य है 129 है। इसको चूंकि राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है इसलिए इसे 200 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। इस प्रकार हर राज्य के जो विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य निकाल लिया जाएगा और सभी राज्यों के विधायक जो मतों का जो मूल्य है उसको टोटल कर लिया जाएगा। फिर जब सभी राज्यों के जो विधानसभा सदस्यों का जो मत मूल्य हमारे सामने होगा उसके पश्चात अब हमें
सांसदों का निकालना है, क्योंकि अनुपात बराबर होना चाहिए ना। तो सांसदों का मत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करें, हमें यदि एक सांसद का मत मूल्य निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि जो सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का जो मत मूल्य प्राप्त होगा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के मतों का मूल्य, उसमें जो निर्वाचित सांसद है, जो हमारे कुल जो निर्वाचित सांसद हैं, उनका भाग दे दिया जाएगा और इस प्रकार एक सांसद का मत मूल्य निकल आएगा। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं का जो मत मूल्य है उसका टोटल कर लिया जाएगा। जब इस सभी राज्यों की विधानसभाओं को जो मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा तो उसमें जितने भी निर्वाचित सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा का जो सांसद है, उनका टोटल करके उनका निर्वाचित जो मत मूल्य है, राज्य की विधानसभाओं का जो मत मूल्य है, उसमें निर्वाचित सांसदों का भाग दे दिया जाएगा। उसके पश्चात एक सांसद का मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये तरीका है सांसदों के मत मूल्य निकालने का। उद्देश्य क्या है, प्रांतों की जो विधानसभाओं का जो मत मूल्य है उसका अनुपात निर्वाचित जो सांसद हैं, हमारे संघ की जो निर्वाचित जो सांसद हैं, उनका मत मूल्य में समानुपात होना चाहिए, उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति संघ और प्रांत दोनों का समान रूप से प्रमुख है। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव मतों के आधार पर न करके मतों के मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। अब एक प्रश्न ये उपस्थित होता है, मान लो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया चल रही है और किसी राज्य की विधानसभा निलंबित हो, भंग हो, उस समय चुनाव नहीं हुए हो उस राज्य में, तो क्या राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को रोका जाएगा? इस मामले में अब ये स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि यदि निर्वाचक मंडल में कोई रिक्तता है, यदि कोई विधानसभा भंग है, कोई चुनाव नहीं हुए हैं, कोई निलंबित है, तब भी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को नहीं रोका जाएगा। ये प्रावधान 11वां संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ उसके द्वारा तय किया गया। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो मैंने प्रक्रिया के बारे में बता दिया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इनका चुनाव होता है। लेकिन एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा का महासचिव करवाता है और अगली बार चुनाव राष्ट्रपति का महासचिव करवाता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया रोटेशन रूप में अपनाई जाती है। राष्ट्रपति का जब चुनाव करवाना होता है तो सबसे पहले जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके द्वारा राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाती है और भारत सरकार की सलाह पर निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है। निर्धारित तिथि से उम्मीदवार अपना नामांकन जो पत्र है वो दाखिल करना शुरू कर देते हैं। जून 1997 से एक नियम ये भी आ गया है, एक अध्यादेश द्वारा एक प्रावधान भी किया गया कि राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। पहले शर्त नहीं थी, तो शर्त ना होने की वजह से कई केवल प्रसिद्धि की वजह से कई उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर देते थे। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए जून 1997 से प्रस्तावक और अनुमोदक की एक शर्त लगाई गई। इसके लिए तय किया गया कि जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है उसे उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की शर्त के साथ साथ उसमें यह भी जरूरी है कि प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है जिसे इस चुनाव में वोट देने का अधिकार है। एक प्रस्तावक अनुमोदक नहीं हो सकता और ना अनुमोदक प्रस्तावक बन सकता है। अर्थात एक व्यक्ति या एक जो मतदाता है वो प्रस्तावक के रूप में कार्य करेगा या अनुमोदक के रूप में वो कार्य करेगा। अब चुनाव प्रक्रिया बता दी, चुनाव हो गए। अब मतगणना किस तरीके से होती है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार, कि जब मतदान होता है उसमें जो मतदाता होता है वो उसे उम्मीदवारों की जो सूची प्राप्त होती है उसमें वो किसी एक को मत न देकर जितने भी उम्मीदवार हैं उनको अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी पसंदगी के अनुसार वरीयता क्रम को निर्धारित करते हुए वोट देता है। उदाहरण के लिए मान लो उम्मीदवार 10 हैं, मतदाता के सामने 10 उम्मीदवारों के नाम होंगे और उनमें से उसे पहले नंबर पे कौन सा उम्मीदवार पसंद है, दूसरे नंबर पे कौन सा पसंद है, तीसरे नंबर पे कौन सा पसंद है, इस प्रकार पसंदगी दिखाते हुए, चॉइस दिखाते हुए उसे अपना जो वोटर जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा।
अर्थात यहाँ पर मतदाता मतों पर वरीयता क्रम दर्शाते हुए अपना मत देता है। अर्थात जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके आगे वरीयता दिखाते हुए अपनी पसंदगी व्यक्त करता है, चॉइस दिखाएगा। और जितने भी चुनाव होते हैं, जो सामान्यतः विधानसभा की, लोकसभा में, उसमें क्या होता है, हमें किसी एक उम्मीदवार के सामने अपना बटन दबाना होता है या उस पर भी मोहर लगानी पड़ती है और उसको अपने बैलेट पेपर, उसकी जो बॉक्स है उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया अलग है। यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको उनके सामने उनकी चॉइस दिखाते हुए कि कौन सा उम्मीदवार मुझे कौन से नंबर पर पसंद है, पहले नंबर पे कौन सा पसंद है, दूसरे नंबर पे कौन सा पसंद है, इस प्रकार वरीयता क्रम अंकित करते हुए मतदाता को अपना विकल्प भरना पड़ता है और इस प्रकार उसे अपना जो मतपत्र है वो भरना होता है। अब जब मतों की गणना होगी तो सबसे पहले उम्मीदवारों की गणना है वो प्रथम वरीयता के जो मत प्राप्त हुए मतपत्र उनके अनुसार की जाती है। अर्थात जिस उम्मीदवार को जितने प्रथम वरीयता के अनुसार पत्र प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार उनको अलग अलग कर दिया जाता है। यदि इसमें एक उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है तो वो जीता मान लिया जाता है। कोटा मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन मान लो किसी उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करेंगे, जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं प्रथम वरीयता के, उसका नाम वहां से हटा देंगे और उसके मतपत्रों को, क्योंकि उसकी फर्स्ट चॉइस में तो उसका नाम है लेकिन द्वितीय में, तृतीय चॉइस में अन्यों का नाम होगा, तो उसके जो मतपत्र हैं उनको द्वितीय चॉइस के अनुसार बांट दिया जाता है। फिर भी यदि किसी उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो तो इसके अलावा जो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला सेकंड उम्मीदवार है उसके मतों को द्वितीय वरीयता के अनुसार बांट दिया जाता है। और ये प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त न हो जाए। तो इस प्रकार ये राष्ट्रपति की अलग तरीके की निर्वाचन प्रक्रिया है। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में के बारे में कुछ विशिष्ट बातें भी हैं। राष्ट्रपति का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर कोई भी दल व्हिप जारी नहीं करता। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई दल प्रदल जो प्रणाली है वो भी लागू नहीं होती। एक जो राष्ट्रपति के चुनाव में मैं आपको बता चुका हूं कि हर राज्य के जो विधायक का यदि मत मूल्य निकालना है तो उस राज्य की जनसंख्या में उस निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या से भाग दिया जाता है। उसके बाद उसे 1000 से और भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत बड़ा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, निर्धारक तत्व है। लेकिन हमारे लिए कोई जनसंख्या कोई पॉजिटिव बात नहीं है। यदि हम आज के संदर्भ में बात करें तो यदि मान लो किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी तो उसके विधायक का जो मत मूल्य भी ज्यादा हो जाएगा, जबकि जनसंख्या हमारे लिए पॉजिटिव चीज नहीं है, अधिक जनसंख्या। तो इसलिए क्या किया गया कि अभी भी 1971 की जनगणना को ही आधार माना गया है और ये आधार 2026 तक कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2001 तक बढ़ा दिया गया और बाद में इसे अब 2084वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अर्थात 1971 की जनगणना के आधार पर ही जो विधायकों का जो मत मूल्य निर्धारित हुआ है, सांसदों का जो मत मूल्य निर्धारित हुआ है, वही प्रक्रिया 2026 तक कार्य करेगी। राष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपए है और यदि कोई भी उम्मीदवार जितने वैध मत हैं उनका 1/6वां हिस्सा, 1/6 जो भाग है वो यदि प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक में उसे जमा करा दिया जाता है। एक 1969 का एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। जब तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन जब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई, जब नए राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय प्रावधान था कि उसे अपने पूर्व पदों से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो वीवी गिरी जी ने अपने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पदों से रिजाइन दे दिया ताकि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके। ऐसी स्थिति में क्या हुआ
एक नया कानून बनाना पड़ा, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो गए, क्योंकि वीवी गिरी जी उस समय उपराष्ट्रपति थे और जब उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए दोनों पदों से रिजाइन दे दिया। तो ऐसी रिक्तता से बचने के लिए उस समय 1969 में राष्ट्रपति के कार्य निष्पादन को लेकर एक कानून बनाया गया कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यदि वो भी पद रिक्त है या कोई अन्य कारण है तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेगा। तो ये प्रावधान 1969 में जोड़ा गया। अब अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में जो शेष प्रावधान हैं, उनके कार्यकाल के बारे में, उसकी जो अवधि है और जो योग्यताएं हैं उनकी बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।